यूपीएससी का दरवाजा तबे टूटता है जब दिल टूटता है। ये तो बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो सबसे कारगर पार्टी वो बीजेपी है। आप मानते हैं? भैया हम तो बीजेपी के लिए नौकरी छोड़ के आए, तो नहीं मानते तो छोड़ कैसे देते? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मुझे याद है रात को हम लोग उस पर सोए थे, एक पत्थर था उस पर मैंने अपना ईके लेके सोया हुआ था, और मुझे याद है कि वो बारिश शुरू हो गई तो अपनी कैप को बस ऊपर कर लिया, पूरी बारिश में सो रहा हूँ, तब तक दर फायरिंग का स्टार्ट। हिंदुओं का हमारा देखेंगे, हमारी दिक्कत यही है कि हम जरूरत से ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। जो अग्रेसिव वाली बात है ना कि अपने हक के लिए लड़ना, वो नहीं हम दिखा पाते। भाजपा के लिए नौकरी छोड़ा था, बट भाजपा में शायद किसी भी कारण से मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या गलती किया कि मुझे पार्टी ही नहीं ज्वाइन करने दिया गया। योगी जी कैसे लगते हैं? शानदार, नंबर वन एकदम, ऐसे ठोक के करना है, मतलब है ना, एक सीएम हो तो ऐसा ठोक के सीएम होना चाहिए। आनंद मिश्रा पे आरएसएस का लेवल लग जाएगा। बाकी जो 2% थे और वो जब सामने आते थे तो उन्होंने मेरा रौद्र रूप भी देखा है। गांधी मैदान का रैली फ्लॉप क्यों हो गया? 10 लाख लोग आने वाले थे। प्राइमरी वेपन हमारा होता था AK-47 था। AK-47 प्राइमरी वेपन? जी, अरे बाप रे बाप, वो प्राइमरी वेपन। कितना गोली उसमें लगता था? वहाँ पे GNLA का बहुत बड़ा प्रकोप था, जो गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, और उसके संग एक दूसरे राजकुमार थे, तो उनकी टीम, अल्फा की टीम मिलके, तो ये मतलब और मेजर रूप में उन लोगों ने उस चीज को पेप अप किया। प्रशांत किशोर जी पे हिटलर शाही का आरोप लगता है। वो वन मैन आर्मी, अकेले जो सोचते हैं वही इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, किसी की सुनते नहीं है, सजेशन नहीं लेते हैं। तो उसका 1000 गुना हम लोग। उग्रवादी और आतंकवादी में फर्क होता है आईपीएस साहब। पार्टी जो है आपकी सारे मुद्दों पे बोलती है, लेकिन सीमांचल के मुद्दों पे खामोश रहती है। और अभी सबसे ज्यादा लव जिहाद का मैटर जो है बिहार से आ रहा है, उस पे भी जो है आपकी पार्टी खामोश रहती है। कितना ट्रक करेंसी भर के लाए हैं आप लोग? कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा पैसा जो है आप ही के पार्टी के पास है। आपको डराया जाता है कि लालू आ जाएगा, इसलिए हमको वोट दे दो। तबीयत खराब है उनका, दिखता है जैसा दिखता है। हाँ। अफसरशाही असम में ज्यादा था या बिहार में ज्यादा? आज हमारे साथ विशेष मेहमान के रूप में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति और वर्तमान समय में जन स्वराज के सिपाही मौजूद हैं, और इनसे जो है कुछ खट्टे मीठे सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या सच में यूपीएससी का दरवाजा तबे टूटता है जब दिल टूटता है। कैसे ये बिहार के एक छोटे से गांव से चल के जो है आईपीएस अधिकारी बने, आसाम में जो है इनका इस प्रकार से छवि बन गया, और उसके बाद से जो है सिर्फ 13 साल नौकरी करके जो है इन्होंने इस्तीफा देके जो है वो बिहार में राजनीति करने चले हैं। तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मनीष भाई, थैंक यू। अब पहला सवाल वहीं से करते हैं जो सवाल अक्सर जो है एक आईपीएस या आईएएस अधिकारी से पूछा जाता है। दिल टूटा था आपका? नहीं, मेरा दिल नहीं टूटा था। कभी भी नहीं टूटा था? नहीं, टूटा नहीं था दिल। कभी टूटा नहीं था। प्यार वार में कभी पड़े थे? नहीं पड़े तो कहीं नहीं थे, लेकिन इसमें ये जरूर है कि देखिए, कोई होता है जीवन में, जब बहुत छोटे में ही होता है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को समझना शुरू ही कर रहे होते हैं, तो आप उसको जिस भी नाम से कह ले, तो ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ। प्यार कब हुआ था आपको? नहीं, उसको प्यार नहीं कहिए कि प्यार हुआ था, नहीं हुआ था, क्या हुआ था, बट हाँ जरूर ऐसा था कि जिसको मैं कोशिश कर रहा था कि हाँ मैं इम्प्रेस करूं, ऐसा जरूर कोई ना कोई तो था। वो क्लास 7th 8th की बात रही होगी। और तो जब मैंने किसी को प्रॉमिस भी यही किया था, बात चली थी कि भाई ऐसे और अमारों की तरफ घूमते रहोगे, करना क्या है जीवन में, वही एक प्रॉमिस किया था कि आईपीएस बनूंगा। तो उसी प्रॉमिस को रखते रखते आईपीएस बन गया। मतलब किसी से वादा किए थे और वो वादा आपने पूरा किया? जी बिल्कुल, वादा किए थे, और एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन था, तो डेफिनेटली एक वादा तो था जिसको मैंने पूरा किया। कितना अटेम्प्ट में जो है आपने यूपीएससी का दरवाजा? मैंने किया, मैं 4 अटेम्प्ट दिए मैंने। और लेकिन क्योंकि मैं पहले से सर्विस में था, तो इसीलिए ये सब करते करते फाइनली ये दरवाजा जब टूटा, तो मेरा वही था कि हमेशा ये रहता था कि अगर सर्विसेज में कहीं लैंड भी हो जाऊं तो मुझे आईपीएस ही बनना था। तो इसीलिए जब तक आईपीएस नहीं बनता मैं देता रहता। चेहरे पे इतना मुस्कान है, लेकिन आसाम में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए आप, कैसे? देखिए, ये जो मुस्कान है ये बहुत बार खुद के लिए जरूरी होता है। नहीं तो जितना स्ट्रेसफुल काम होता है, स्पेशली पुलिसिंग में या पब्लिक सर्विस में, तो अगर आप खुद को बैलेंस में ना रख सके तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े डिप्रेशन में ले जा सकता है। प्लस
जिस सिचुएशन पे मैं था, जहाँ पे काम करता था, वहाँ रोज जीवन रोज मौत, तो फिर वहाँ पे खुद को बैलेंस रखना जरूरी था। प्लस साथ में साथ देखिए, हर आदमी तो टेररिस्ट नहीं होता, मिलिटेंट नहीं होता, सबको गोली ही नहीं मारना है। तो आपका 98% लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। तो मुझे लगता है तो उनको जब मिलते हैं तो कम से कम एक मुस्कुराहट रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं किया होता है। बाकी जो 2% थे और वो जब सामने आते थे तो उन्होंने मेरा रौद्र रूप भी देखा है। और जब कोई किसी ने भी कानून को भंग करने का प्रयास किया है तो जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो एक मंत्र लेके हम लोग इस भारतवर्ष में चलते हैं, तो वही मेरा भी कहीं ना कहीं एक सार रहा है काम करने में। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा रौद्र रूप भी देखा है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मुस्कुराहट के साथ ही उनसे मिलता हूं। कौन कौन सा हथियार का इस्तेमाल एनकाउंटर के समय में आपने किया है? देखिए, हथियार तो हमारा जो वेपन था, जो प्राइमरी वेपन हमारा होता था, AK-47 था। AK-47 प्राइमरी वेपन? जी, अरे बाप रे बाप, वो प्राइमरी वेपन। कितना गोली उसमें लगता था? 30 होता है, 30 का एक मैगजीन 30 का होता है। कई को मैगजीन लेके चलते थे? मेरे पास एक होता था प्लस 3 एक्स्ट्रा मैगजीन, 4 रहता था। तो 120 गोली आए। 120 गोली रखता था मैं, 2 ग्रेनेड रखता था। और अच्छा, ग्रेनेड? जी बिल्कुल। अच्छा, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? उसका इस्तेमाल इसलिए रहता था, एक मैं रखता था जो कि जस्ट ऐसा स्टन ग्रेनेड रखता था, जो सिर्फ आवाज वाला। दूसरा जो होता था वो फुल टाइम जो ग्रेनेड होता है उसको रखता था। उसका रीजन होता था कि अगर एम्बुश होता है, अगर कहीं आप पे अटैक होता है, तब उसको यूज किया जाता है। वो मेरी टीम में होता था। मेरा सेकेंडरी वेपन ग्लॉक था, मेरे पास ग्लॉक पिस्टल था, वो मेरा सेकेंडरी वेपन था। एक टर्शियरी वेपन रखता था मैं, एक नाइफ रखता था जो कि टैक्टिकल नाइफ होता था, वो टर्शियरी वेपन था। और बाकी जो ग्रेनेड था वो सपोर्टिंग वेपन था। तो ये सारी चीजें लेके करीब वजन कितना है आपका? पूरा वेपनरी जो हमारे साथ चलता था उसका सब मिला के वेपन वगैरह सब मिलाकर 7-8 किलो का सिर्फ वेपन्स और मैगजीन्स ये सब होते थे। बाकी पूरा टोटल जो अपने ऊपर बॉडी पे रहता था करीब 12-13 किलो का होता था। अच्छा, बुलेट प्रूफ का वजन कितना होता है? देखिए, BR जो कहते हैं, बुलेट प्रूफ तो कुछ होता है, BR होता है बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट्स होते हैं। तो अभी तो लाइट मतलब आज तक जो है दुनिया में ये बात की जाती है कि बुलेट प्रूफ होता है, बुलेट प्रूफ होता है, वो बुलेट प्रूफ नहीं होता है, ये मिथ है। हाँ, BP बोल का कंसेप्ट नहीं, BR का कंसेप्ट है। BP नहीं, बुलेट प्रूफ कुछ नहीं। बुलेट रेजिस्टेंट होता है कि आपको पहले एक आध शॉट वो होल्ड कर लेता है, लेकिन उसी पे दूसरी गोली जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली अंदर चली जाएगी। अच्छा, कौन से टाइप के जो है BR आप पहना करते थे? नहीं, मैं तो देखिए लाइट वेट वाला जो BR था उसको यूज किया हूँ, लेकिन बहुत बार नहीं भी किया हूँ, जो कि गलत था, जो कि नॉट एज पर SOP नहीं था। लेकिन जब आप लगातार करीब हफ्ता भर, 10 दिन, कभी कभी महीने भर आप जब जंगल में चलते हैं, महीने भर आप जंगल में रहे? बिल्कुल, ऐसा वक्त आया है। अच्छा, सबसे ज्यादा आप लोग किसके खिलाफ लड़े हैं? देखिए, असम में आप पोस्टेड थे। असम मेघालय में था। मेघालय में? जी, मेघालय में जो गारो हिल्स एरिया में था। तो वहां पे GNLA का बहुत बड़ा प्रकोप था, जो गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, और उसके संग एक दृष्टि राजकुमार थे, तो उनकी टीम, अल्फा की टीम मिलके, तो ये मतलब और मेजर रूप में उन लोगों ने उस चीज को पेप अप किया था। और साथ में बहुत सारे ANLA, AMEF, ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे जो कि वहां पे ऑपरेटिव थे। अच्छा, बहुत सारे ग्रुप आपको ढूंढते भी थे, क्योंकि आप एक कड़क अधिकारी और सीधे टिट फॉर टैट वाले अधिकारी आप थे। तो आप जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसके अलावा जो है ये मिलिटेंट्स ग्रुप जो है, उग्रवाद के जो ग्रुप्स है, उसके जो है हिट लिस्ट में आनंद मिश्रा। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वेपन्स के अलावा क्या क्या चीज लेके चलते थे? देखिए, मैं ना ऑफेंसिव खेलता हूँ, मैं डिफेंसिव नहीं खेलता। डिफेंसिव नहीं? बिल्कुल डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव हूँ। तो मुझे याद है हमारे IG साहब थे, वैभव सूर्यवंशी, आर पार। हाँ, अच्छा, तो मेरे IG साहब थे, वो हमसे कह रहे थे एक बार कि तुम ये आरोपी क्यों नहीं करते हो? मतलब रूट ओपनिंग पेट्रोल होता है कि आप अपनी एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो आप रूट ओपनिंग पेट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉपर SOPs नहीं फॉलो कर रहे हो। ऐसे मुझे डांटा उन्होंने एक बार। तो मैंने उसे यही कहा कि सर, अब टाइम बदल गया है, अब हम लोग आरोपी नहीं करते, मिलिटेंट्स अपना आरोपी करते हैं, वो अपना रूट ओपन। जबरदस्त, ये है बदलता हुआ भारत का एक कड़क पूर्व SSP का जो है जवाब कि अब हमें जो है आरोपी करने की जरूरत नहीं है। सही है कि नहीं? वो मिलिटेंट्स को करने की जरूरत है। मिलिटेंट्स करेंगे। अच्छा, आप लोग गाली काहे देते हैं इतना? नहीं, जो देते हैं गलत है। नहीं, मैं बताता हूँ, सब ज्यादातर लोग देते हैं। हाँ, ज्यादातर देते हैं, मैं नहीं देता था, मेरी टीम के लोग भी नहीं देते थे। हाँ, क्योंकि नहीं, आप भले कैमरा के सामने नहीं सच बता रहा हूँ मनीष भाई, फैक्ट बता रहा हूँ। मैं आज भी देखिए, अगर कोई खोल के मुझे 1-2 छोटे मोटे जो वर्ड्स हैं, जो कि रिलेशंस होते हैं, जो है ना, वैसे कोई कभी मुंह से निकल गया तो उतना ही, उसके अलावा कभी मेजर गाली नहीं देते थे। क्योंकि गाली कौन देता है? जो फ्रस्ट्रेटेड होता है ना। और फ्रस्ट्रेशन के लेवल तक अगर आप पहुंच जाते हैं, यानी आपका ओपोनेंट बहुत मजबूत है जिसने आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया, ठीक, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, तो गाली देने की नौबत नहीं आती थी। सबसे पहले तो भाई आप वर्दी पहने, वही सबसे बड़ा। अच्छा,
तो गाली देते होंगे। नहीं, सीनियर्स देखिए जो देते होंगे, अब हमसे तो नहीं दिए कभी। हाँ, तो देते तो हम भैया तो बर्दाश्त करने वाले नहीं। हमसे एक बार किसी ने कहा था ग्रेनाइट, नाइफ, एक पिस्टल और AK-47। नहीं वो तो है, लेकिन सीनियर देखिए, सीनियर्स वगैरह भी जो होते हैं ना, जनरली आईपीएस ऑफिसर्स गाली गलौज कम करते हैं। अगर कोई करता है तो फिर उसको अपनी काम पे पकड़ नहीं है। अच्छा, एक चीज है, एक लॉबी ने जो है नेताओं को बदनाम कर दिया। ये सवाल जो है आपसे शायद से किसी ने नहीं पूछा होगा कि नेता करप्ट है, नेता करप्ट है, नेता करप्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो नेता से ज्यादा करप्ट जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। क्या ये बात सच है? देखिए, इसको मैं समझाता हूँ, है ना। जो नेता करप्ट जो है ये बॉलीवुड का दिन है। हाँ, बॉलीवुड का। ये बॉलीवुड का दिन है कि दिखाता है कि हर नेता करप्ट है, हर अधिकारी प्रताड़ित है और भला है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए क्या होता है कि एक जो पूरा सिस्टम होता है, समाज जो है, समाज की संरचना अगर आप समझे, अगर समाज में करप्शन है, समाज में अगर पैसे की प्रधानता दी जाती है, तो वहां से होता नेता हो या अधिकारी हो, वो सबके लिए ठीक है, मतलब सबका करप्शन वो लोग मान लेते हैं। तो अगर देखें, नेता के पास पैसे कमाने के ऑप्शन ज्यादा रहते हैं, ये जरूर है ना। और अधिकारी जो होता है वो कंड्यूट होता है, वो एक रास्ता होता है जो नेताओं के करप्शन में या उनके बिहार में तो में नेता से ज्यादा अधिकारी पैसा कमा रहे हैं। वही बता रहे हैं। तो यानी कि ये हो रहा है कि जो पाइप से पैसा जा रहा है, पाइप में ज्यादा रुक जा रहा है। ऋषि सिंह का नाम आपने सुना होगा। मैंने बहुत सारे अधिकारियों के साथ मिलकर जो है बिहार का सबसे बड़ा घोटाला उसने किया। इसका दो कारण है। ये दो कारण है। एक, मैंने ऐसे भी नेताओं को देखा है जो बहुत तेज तरार है, जो अधिकारी घूसखोरी करता है उसको जेल भेज दिया जाता है ना। ये भी देखा है मैंने नेताओं को। वो नेता स्ट्रांग होते हैं, खुद भी समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और उनसे ज्यादा तेज होते हैं। इन दोनों में जो ज्यादा तेज होगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा। जो ज्यादा तेज होगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा। और ये दुर्भाग्य है कि इस लाइन में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके ज्यादातर टाइम में आप देखेंगे। लेकिन हर अधिकारी चोर नहीं है, हर नेता भी चोर नहीं। चुनाव लड़ने का है आ गए 13 साल के करियर के बाद जो है आपने इस्तीफा दे दिया। मनीष भी चुनाव 2011 में जो है आप IPS बने। जी। तो 20-25 साल वहां पे सेवा करते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन 20-25 साल में जिस उम्र पे पहुंच जाता, तो उसके बाद जिस लेवल पे मैं सेवा करना चाह रहा हूँ पब्लिक लाइफ, किसके कहने पे आए? तो मैं बताता हूँ आपको, दोनों प्रश्न का जवाब देता हूँ कि क्यों आ गए इतना दिन में। इसलिए आ गए कि हम सिर्फ अकेले एक IPS ऑफिसर थे, हम अपना काम कर सकते थे जितना करते, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि बाकी IPS ऑफिसर्स को काम करने के लिए जो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, वो मैं एज IPS ऑफिसर नहीं कर सकता हूँ, वो मैं एज अ पॉलिटिशियन ही कर सकता हूँ। तो शायद ये प्रयास रहा मेरा कि ये पूरी व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और वो व्यवस्था बदलने के लिए IPS बन के नहीं कर सकते, तो नेता बन के कर सकते हैं। दूसरा और एक बात बता दूं, मैं तो अकेला IPS था। अगर मैं इस सिस्टम से बाहर निकल के ऐसा एक नेता अच्छा बनता हूं जो समाज के लिए काम कर, अपने जैसे 50 IPS बना सकूंगा, इसका एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होगा। किसके कहने पे आ गए? किसी के कहने पे नहीं आ गए। मैं आपने इंटरव्यू में कहा था, मुझे बताया था। बता आपके अनेकों इंटरव्यू जो है YouTube पे पड़े हैं। बिल्कुल, आप उठा के देखिएगा मनीष भाई, उसमें मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं किसी के कहने पे नहीं। अमित शाह जी से कैसा संबंध है? मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ एक एक करके। मैं बात करके क्या होता है कि मुझे आना था, ठीक, तो आने के लिए आप किसी से तो बात करेंगे ना। आप हेमंत बिश्व शर्मा बिल्कुल बक्सर में आके जो है आपके बारे में बोलते हैं। तो हमारे देखिए माननीय मुख्यमंत्री रहे हेमंत बिश्व शर्मा जी, तो मैं जब वहां से आना था तो मैं उनसे ही बात किया। तो मैंने उनका ही सहारा लिया कि मुझे सर निकलना है यहाँ से और मुझे आना है पॉलिटिक्स में, बिहार में जाना है और अपने क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए कुछ करना है। तो उनके सहारा लिया और उन्होंने मुझे मदद किया। कैसा आदमी है हेमंत बिश्व शर्मा? बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ही सीजन्ड है। आज के दिन में अगर आप देश में देखें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट और सीजन्ड, जो सबसे सीजन्ड आपको अगर राजनेता कोई मिलेंगे तो हेमंत बिश्व शर्मा जी का नाम बहुत ऊपर आएगा। तो उनकी मदद से मैं वहां से, मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ और मैं यहाँ पे आया। दुर्भाग्य है जो भी कि मैं भाजपा के लिए नौकरी छोड़ा था, बट भाजपा में शायद किसी भी कारण से मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या गलती किया कि मुझे पार्टी ही नहीं ज्वाइन करने दिया गया। और जब एक ऐसी स्थिति आ गई, मतलब तो आनंद मिश्रा को पार्टी ही ज्वाइन नहीं करने दिया। अगर मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया होता तो हमारा ट्रेजेक्टरी कुछ और होता और शायद मैं चुनाव भी नहीं लड़ता। अगर मुझे पार्टी टाइम पे ज्वाइन करा दिया गया होता। मैं बार बार सबसे कहता रहा कि भाई पार्टी ज्वाइन कराइए। बक्सर सीट पे जो है आप चुनाव जीतने के लिए लोकसभा चुनाव लड़े थे या किसी को हराने के लिए? नहीं, मैं या अपने आप को साबित करने के लिए? मैं 100% भाई जीतने के लिए लड़ा था। मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ा था। और क्योंकि लेकिन आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आपने जो है एक प्रत्याशी को जो चुनाव हरवा दिया। देखिए, अगर कोई जीतता है, मैं जीतता तो अपने कारण से जीतता, कोई हारता है तो अपने कारण से हारता है। जरूर ये तो फैक्ट है कि अगर एक फैक्टर, अगर बहुत सारे फैक्टर्स एक सिचुएशन में हर एक परिवार, पार्टी और देश, सबसे ज्यादा प्यार किससे करते? डेफिनेटली देश। दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे अभी तो क्या बोलेंगे, मैं दूसरे से समाज है, जो सामाजिक सेवा कर रहा हूँ इस काम को, फिर परिवार डेफिनेटली हमेशा लास्ट ही आएगा।
परिवार हमेशा। मैं तो लेकिन नेताओं के लिए तो परिवार प्रथम, नहीं, यहाँ पे देश द्वितीय, जनता तृतीय। नहीं, हमारे लिए तो भैया देश ही प्रथम रहेगा, है ना, हाँ। देश सर्वोपरि। सबसे ज्यादा मुश्किल कब हुआ था, जब आप कोई एनकाउंटर कर रहे थे और उस समय जो है लगा था कि अब यहाँ से शायद से लौट के जाना बड़ा मुश्किल है? ये बहुत बहुत बार हुआ, एक बार दो बार हुआ हो तो बताएं आपको। हाँ। ये बहुत बार हुआ। एक बार एक था, एक नदी का क्रॉस करने का, रात को हम लोग प्रयास कर रहे थे। पता था कि एक कैंप है जो कि मिलिटेंट्स नदी के, हाँ, मिलिटेंट्स का कैंप है, हम्म। और उनका प्लान था बड़ा एक मेजर अटैक करने का। तो हम लोग प्रिवेंटिव और प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए हम नदी क्रॉस करना चाह रहे थे। रात को बहुत तेज बारिश हुई, नदी स्वेल हो गया, पहाड़ी नदियां थी, हम नदी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। एक लड़के ने कोशिश भी किया नदी क्रॉस करने का, लेकिन वो जो एक मछली होती है जो कि करंट से ईल होता है, इलेक्ट्रिक करंट्स लगता है, तो वो उसका एक झटका लगा, वो उसको संभालते रह गए। ऐसा लगा एक बंदा गिर गया, उसका हथियार बहने, वो हथियार बचाने में तो वो बड़ा मुश्किल था। मुझे याद है रात को हम लोग उस पर सोए थे, एक पत्थर था, उस पर मैंने अपना ईके लेके सोया हुआ था, और मुझे याद है कि वो बारिश शुरू हो गई तो अपनी कैप को बस ऊपर कर लिया, पूरी बारिश में सो रहा हूँ, तब तक दर 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 फायरिंग का स्टार्ट शुरू वहां पे अक्रॉस उधर से। तो वो एक ऐसा सिचुएशन लगा, फिर ऐसा लगा पीछे से भी फायरिंग हो रही है, लगा जैसे कि हम बीच में फंस गए, दोनों तरफ से फायरिंग। बट थैंकफुली तब तक पानी कम था, और जोश में जो रात सोची हम नदी क्रॉस करने में डर रहे थे, वो जब गोलियां चली हम नदी दौड़ के क्रॉस कर गए। वही हमने कहा कि देखो जब जान पे आती है तो आदमी कैसे रिएक्ट करता है। तब हम कंफर्ट जोन में काम कर रहे थे, और उसके बाद इट वाज अ मेजर इनकाउंटर, 2 किल्स भी हो गए थे। दुर्भाग्य था कि उनके और कैंप को हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छा, एनकाउंटर के दौरान जो है कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने साथी को खो दिया? थैंकफुली नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। चोट लगी है या हमारे साथियों को जिस इनकाउंटर के थ्रू तो नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है एक बार कि हमारे 2 साथी थे जो कि कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा था, कहीं जा रहे थे। अच्छा, यूपीएससी क्रैक करने के बाद जब आप लोग अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं, आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, जो भी, तो आप लोगों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? आईएएस लोगों की ट्रेनिंग तो लवासना होती है? सबकी लवासना में, सबकी, हाँ। ये फाउंडेशन कोर्स जो होता है वो लवासना में होता है, और उसके बाद अलग अलग सर्विसेज अलग जगह जाते हैं। जैसे कि आईएएस का वहीं रह जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स कितने साल का होता है? साल का नहीं होता है, 100 डेज का होता है। 100 डेज का मतलब सब लोग जाएंगे 100 डेज के लिए लवासना जाएंगे। हाँ, उसके बाद 11 महीने का बेसिक कोर्स होता है। वो कहाँ जाते हैं? जैसे आईपीएस सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद चले जाते हैं। जो आईएफएस है वो दिल्ली में है, फॉरेन सर्विसेज का इंस्टीट्यूट। जो आईएएस में है वो वही रह जाते हैं, मसूरी रह जाते हैं। नागपुर भी कोई, नागपुर जाते हैं, आईआरएस के जो होते हैं वो नागपुर जाते हैं, रेलवेज वाले वडोदरा चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग स्टेशन। कितने सर्विसेज है यूपीएससी के अंडर में? अभी एग्जैक्टली मुझे इतना ध्यान में नहीं है कि टोटल सर्विसेज कितने हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इट इज 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा सर्विसेज हैं जो कि पूरे। अच्छा, एनकाउंटर के दौरान कभी ऐसा लगा आपको कि ये गलत एनकाउंटर हो गया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे, कभी भी नहीं लगा जिसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ऐसा एक भी इनकाउंटर ऐसा नहीं था जहां पे मुझे लगा गलत। फिर बाद में हेलमेट पहन के जो है सड़क पे जो है ज्ञान क्यों देने लगे आप? नहीं, हेलमेट क्योंकि मैं देखिए जब ये ऑपरेशनल चीजों से मैं असम जब आया, वहां पे रोड एक्सीडेंट जब मैं देखता था, और वो हर हिली एरिया था। हाँ, हिली था, और नहीं प्लेन्स पे भी मैं बता रहा हूँ। जैसे असम मोस्टली आप देखें वैली है, प्लेन्स है, तो वहां पे मैं जो एक्सीडेंट्स देखता था उसमें मरना मैं उचित नहीं समझता कि यार ये मरने लायक एक्सीडेंट नहीं था, इसमें मरना नहीं चाहिए था। अगर उसने हेलमेट पहना होता मरता नहीं। तो मैंने कई 100, मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसे लोगों को मरते देख के मैं दिमाग खराब हो जा रहा था कि यार ये बच्चे, मतलब है ना, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, औरतें हैं, ये ऐसे मतलब होता है जानवरों की तरह रोड पे मरने के लिए थोड़ी पैदा हुए थे। जब बच्चा पैदा हुआ होगा उनके घर में भी सोहर गवाया गया होगा, है ना, इतना सारा जश्न मनाया गया होगा, कितने सपने जुड़े होंगे, और वो बच्चा एक आके ऐसे रोड पे मर जाए, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि जितने लोग शायद सरहद पे शहीद नहीं हो रहे, उससे ज्यादा आप रोड पे मर जाए। पिछले आजादी के बाद से जितने लोग आतंकवादी हमले में नहीं मारे गए, उससे ज्यादा 1 साल में, बिल्कुल सिंगल ईयर, 1 ईयर में जो है सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। और पूरे दुनिया का सिर्फ 1% गाड़ी जो है वो भारत में है, और 11% सड़क दुर्घटना भारत में होता है। यानी गाड़ियों की संख्या से 11 गुना ज्यादा जो है सड़क दुर्घटना भारत में होता है। अब तो ये सब चीजें जो है वो हुआ जब आप जो है आप नौकरी करते थे, या नौकरी कैसे किए, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा जो है आपके परिवार के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। बीबी है, बच्चे हैं, उसके बाद से साले साहब है आपके। कभी ऐसा लगा कि घरवाली के भाई के लिए जो है वो कुछ किया जाए? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसा कहावत है ना
कि बीबी का भाई और जोरू का भाई, कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी, बहुत सारे नेता जो है ना, जोरू के भाई के नाम पे जो है स्कूल खुलवाते हैं, कॉलेज खुलवाते हैं, फैक्ट्री खुलवाते हैं और सारा गोरख धंधा जो है जोरू के भाई के नाम से करते हैं। तो आपने अपने जोरू के भाई के नाम से कौन कौन सा धंधा शुरू किया? जी बिल्कुल, पहली बात कि मेरे जोरू के जो दोनों भाई हैं, दोनों सरकारी अधिकारी हैं। हाँ, तो वो हमसे ढूंढ रहे होंगे, हमसे ज्यादा वो लिपटाए हुए हैं, है ना। और दोनों ही बड़े मतलब शालीन हैं और ये सब चीजें उनको सैलरी मिल जाए उसी में वो खुश है, वैसा ही काम करते हो। और दूसरा है कि मैं अपने उनके भाइयों से बात किए कि कभी कभी महीनों हो जाता है। हाँ, मतलब साले साहब से जमता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जमना नहीं जमना, मेरा नहीं जमने वाला किसी के साथ नहीं है, तो नहीं होता है बात, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पे है। और क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ पारिवारिक कुछ बात हो तो हो भी जाती है बात, बट जनरली इतना ज्यादा ऐसा है नहीं कि मैं परिवार को लेके साथ चल रहा हूँ या हर चीज में कुछ इनके उनके, ये सब चीजें मेरे दिमाग में नहीं जचता है। क्यों बताऊं मैं कि इतना ज्यादा मैं खून खराबा देख चुका जीवन में ना, कि मुझे ये यकीन नहीं है कि मैं कल रहूं ना रहूं, उसमें क्या करेंगे बटोर के। मैंने देखा है कई लाट साहब बादशाहों को देखा है, कुत्ते की मौत मरते हैं, सामने पड़ा हो, पता चलता था कई 100 करोड़ रुपए उसने रखे हैं, कहाँ गया 100 करोड़ रुपए, मेरे सामने उसको लास्ट में बम्बू में बांध के हाथ पैर हम लोग लेके पहाड़ से उतरते थे। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी वाइफ ने बोला हो आपसे कि बस अब आनंद बस करो, अब चले आओ घर? ये है, देखिए रेजिस्टेंस है। मैं कहूँ कि घर से आप देखा जाए तो मेरी सर्विस को छोड़ना किसी को भी मंजूर नहीं, तो एक बहुत ही सीरियस उसके लिए रेजिस्टेंस है, किसी को पसंद नहीं। मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, घर से सपोर्ट नहीं है। जैसे मेरे पेरेंट्स, पिताजी को देखा जाए तो न्यूट्रल है। कितना सैलरी था आपका? मेरा सैलरी जब मैंने छोड़ा तो करीब 1,30,000 रुपए था। और शुरुआत कितने पे किया था? शुरुआत जब हमने किया था तब तो लबासना में करीब 22-23 हजार रुपए मिलते थे बस। जी, ऐसे तो कहा जाता है कि आईपीएस और आईएएस लोग जो है बहुत पैसा कमाते हैं। नहीं, इतना ही 1,20,000 रुपए से। हाँ, इतना ही से शुरू होता है आपका। एसपी अभी जब डीआईजी बनते हैं तो आपका 2 लाख प्लस चला जाता है। डीआईजी बनने वाले थे? हाँ, अभी बन गया मेरा बैच डीआईजी। आपका बैच बन गया, अफसोस होता है? नहीं, कोई अफसोस। कहाँ आके फंस? ना बिल्कुल नहीं। मुझे भाजपा वाले ने बुलाया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मुझे किसी से कोई मतलब है ना कंप्लेन नहीं है। कुछ कारण रहा होगा तो जिसका ठीक है, सबका अलग। ऐसा नहीं है कि कोई हवा पानी है, सब जी रहे हैं और अवसर की कमी नहीं होती। अच्छा, आनंद मिश्रा बहुत कड़क व्यक्ति है, बहुत सारे वेपन्स को देखे हैं, बहुत सारे मिलिटेंट्स का एनकाउंटर किए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में मैं इनसे जो है एक गाना सुनना चाहता हूँ। आप अपने पत्नी के लिए जो है एक गाना सुना दीजिए हम लोग के, भाभी जी के लिए, प्यारा सा गाना। हालांकि आप गायक नहीं है, लेकिन हम लोग सुनना चाहते हैं। मैं गायक नहीं हूँ। और देखिए, आपने जैसे कहा गाना, मेरे दिमाग में गाना कौन आया है ना, और वो गाना जो आता है, अब यही मेरा चरित्र है, ठीक है। वो गाना ऐसा है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। तो यही आप तो भोजपुरी के बहुत सारे सुपर स्टारों से बढ़िया गाना गाते हैं। आप चलिए, इसके बगल में एक स्टूडियो है, वहां पे लेके चलते हैं, ऑटो ट्यून पे जब आपका आवाज सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि आप तो भोजपुरी के बहुत सारे सिंगरों को जो है दबा देंगे। मतलब कमाल का, बहुत अच्छा गाना जो है आपने जो है देश के लिए सुनाया। भाभी जी के लिए गाना नहीं सुनाया, तो भाभी जी के लिए एक और गाना हम लोग सुनना चाहेंगे। जब तक आप भाभी जी के लिए नहीं सुनाइएगा, आगे हम बढ़ेंगे नहीं। ऐसा है नहीं, देखिए मैं बहुत ज्यादा मतलब रोमांटिक गानों में नहीं बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, और मैं थोड़ा गिटार भी बजाता हूँ, बट ऐसे गाने जो हैं भक्ति के गाने हो गए या जो कि पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, कुछ भी 2 लाइन भाभी जी के लिए नहीं, वो देखेंगे तो फिर कहेंगे कि देखिए ना, हमारा प्यारा आनंद जो है हमारे लिए गाना नहीं सुना पाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे आई नो कि उसके एक्सपेक्टेशंस मेरे से जीरो है ना, कि जीरो एक्सपेक्टेशंस है, जीरो एक्सपेक्टेशंस पे चल रही है। तो ऐसा है कि इसको हम लोग और एक दिन करेंगे, गिटार वगैरह लेके बैठते हैं और फिर हम कुछ तैयार करके आएंगे। चलिए, अगले वीडियो में जो है गिटार के साथ जो है आनंद मिश्रा जी जो है हमारे साथ बैठेंगे। और अभी इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, अभी इनसे बहुत सारे सवाल होंगे। ये तो पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, बिहार में ये क्यों आए हैं, जन स्वराज से क्यों जुड़े हैं, उसके बारे में मैं सवाल करूंगा। तो शुरू करें यहाँ से। चलिए, ठीक है। बक्सर से आप चुनाव क्यों लड़े?
बक्सर से इसलिए चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से, मतलब वहीं पे जनरली जब भी आना जाना है बक्सर का ही है, तो मेरा अगर रूट्स हम अपना खोजते हैं तो बक्सर में खोजते हैं, तो इसीलिए। और जब बिहार में कहीं शुरुआत करेगा तो आदमी अपने घर बार से ही करता है। अमित शाह जी का प्रशंसा करते थे आप, मोदी जी का प्रशंसा? मैं तो आज भी करता हूँ। हाँ। मैं प्रशंसा तो आज भी करता हूँ, क्योंकि मैं इनके व्यक्तित्व में एक भविष्य देखता हूँ। तीसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले। भारत ने जो है पाकिस्तान के 9 चौकियों को जो है उड़ा दिया है, और पाकिस्तान जो है वहां से जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कर रही है, और ये होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि अगर एक भी आदमी हमारे मतलब भारतीय को अगर पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान के भेजे हुए नुमाइंदे या उग्रवादी उड़ाते हैं या मारते हैं, तो उसका 1000 गुना हम लोग। उग्रवादी और आतंकवादी में फर्क होता है आईपीएस साहब? नहीं, ऐसा तो शब्दों का खेल है। उग्रवादी नहीं, एकदम बिल्कुल फर्क होता है। नहीं, मान लिया आपका, मान लिया बात, ठीक है ना। तो शब्दों पे ना जाए, जो फीलिंग है कि बेसिकली आप जब आतंकी हमला करते हैं, है ना, तो उसको जब आप यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, हिट करते हैं, तो इसका जवाब 1000 गुना में होना चाहिए। आज से पहले तो आतंकियों का धर्म जो है हम लोग नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर आतंकवादियों का धर्म क्या होता है? देखिए, आतंकवादियों का धर्म आतंकी होता है। हाँ, लेकिन जो भारत पे अटैक कर रहे हैं और जो पहलगाम में हुआ है, जिसमें उन लोगों ने पूछा जिस तरह से अल्लाह अकबर का नारा पड़ा है, तो वो तो क्लैरिटी से आपको दिख रहा है कि कौन से कौन धर्म में क्या ही प्रयास किया जा रहा है कि धर्मों की बात उठा के धर्म को लेके लगाया जाए। तो ये भी रहा है। आप देखिए तो अलग अलग धर्म के लोग भारत जिस आतंक का शिकार हुआ 1980s में, तो खालसा की तरफ से भी, मतलब आप देख, खालिस्तान के नाम पे भी आतंकवाद था, है ना, पाकिस्तान के नाम पे आतंकवाद है, अफगानिस्तान में अलग लेवल पे आतंकवाद चल रहा है, बांग्लादेश से अलग लेवल पे वहां से भी पुश किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी अलग लेवल से किया जा रहा है। तो अलग अलग धर्म जरूर है, लेकिन इस बार जो है आतंकवाद का धर्म पता चला कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें क्लैरिटी होना चाहिए कि कश्मीर का जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, और पूरी तरह से वहां पे उन लोगों ने इसको इस्लाम वर्सेस हिंदू कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो पार्टी जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखिए, पार्टी की बात, अब देखिए, पार्टी का एक अपना स्टैंड होता है, होगा, है ना। पार्टी जो है आपकी सारे मुद्दों पे बोलती है, लेकिन सीमांचल के मुद्दों पे खामोश रहती है। और अभी सबसे ज्यादा लव जिहाद का मैटर जो है बिहार से आ रहा है, उस पे भी जो है आपकी पार्टी खामोश रहती है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, इसके बारे में हमारे जो आधिकारिक स्पोक्समैन है वो बताएंगे कि ऐसे अगर मुद्दे हैं तो उस पर क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं। बट हमारा जो पर्सनली, अगर आप माने, मेरी बात माने इस पे, तो कोई भी चीज जो धर्म के आड़ पे अगर धर्म को एक्सप्लॉइट करके किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। इंटरव्यू चालू करने से पहले मैंने पूछा कि कौन कौन से सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने क्लियर कहा था कि आपको जो मन करेगा पूछ लीजिएगा, हम कट भी नहीं कहेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सीमांचल के मुद्दे पे आप भाग रहे हैं। क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हुआ, पार्टी का स्टैंड जो है, तो मैं, क्योंकि मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ पार्टी का, तो मैं अधिकृत नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ आपको इस पे। लेकिन मेरा यह मानना है कि कितना ट्रक करेंसी भर के लाए हैं आप लोग? कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा पैसा जो है आप ही के पार्टी के पास है। अच्छी बात है, अगर ऐसा है और ऐसा मानना है तो अच्छी बात है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सारा पार्टी में जो पैसा है वो पैसा बिहार के हित में लगाया जाएगा, और बिहार के लिए जो काम करने के लिए जो हित में लगाया जाएगा बिहार के, कि टेंट बनवाने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अलग अलग जगहों पे जो है सैलरी पे जो है रखने के लिए, वर्कर को रखने के लिए, किसके लिए? अब ये जो आपने कहा, बाढ़ में तो मदद करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। जब टेंट के लिए, लोगों को रखने के लिए, भीड़ के लिए, इन सब के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन ये सोचिए, टेंट क्यों लगाया जा रहा है? टेंट में सर्कस तो चल नहीं रहा है, भीड़ क्यों बटोरा जा रहा है? भीड़ बटोर के वहां पे कोई नाच तो दिखाया नहीं जा रहा है। तो सब कुछ तो बिहार के लिए किया जा रहा है। जो भी किया जा रहा है वो तो बिहार के बेहतरी के लिए और राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। वही मैंने कहा कि जितना भी ट्रक भर के पैसा आया है वो सब बिहार के हित में बिहार को बर्बाद किसने किया? बिहार को बर्बाद आप देख सकते हैं, जंगल राज जहां से शुरू हुआ, लालू प्रसाद यादव जी का जो टेन्योर शुरू हुआ, वहीं से बिहार का बर्बादी का पूरा वहां से कहानी लिखना जाना शुरुआत हो गया था। तेजस्वी और लालू पे आप लोग जो है हमलावर रहते हैं जी। बीजेपी का बी टीम इसीलिए कहलाते हैं। नहीं, आजकल तो प्रशांत जी बीजेपी पे भी हमलावर है, ऐसी बात नहीं है ना। वो तो बीजेपी के बारे में वही कहते हैं कि भाई आपको बहला दिया गया है 5 किलो चावल के, इसमें आपको डराया जाता है कि लालू आ जाएगा, इसलिए हमको वोट दे दो। तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जनसुराज जो है, नीतीश कुमार कैसे आदमी? देखिए, नीतीश कुमार जी का शुरुआत देखा जाए 2005 में तो आशाओं से भरा हुआ था, उम्मीद से भरा हुआ था, और वो शुरुआती 5 साल बहुत शानदार काम किए, इसमें कोई शक नहीं।
उसके बाद एज ए ह्यूमन बीइंग मैं यही कहूंगा कि इंसान के तौर पे मुझे पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार जी बहुत ही सुलझे हुए और सही आदमी है। लेकिन अब जो हो गया है कि बाद में जितना पलटा पलटी करना पड़ा उनको अपनी राजनीतिक कारणों से कि अपने चेयर पे बंधे रहने के लिए या खुद को सीएम बनाए रखने के लिए, और उसके बाद जैसे अभी तबीयत खराब होने के बावजूद भी जिस तरह से वो लगे हैं, तबीयत खराब है उनका, दिखता है जैसा दिखता है। हाँ, अफसरशाही असम में ज्यादा था या बिहार में ज्यादा? बिहार में बहुत गुना ज्यादा है, बहुत गुना। कौन ज्यादा लूट रहा है, अफसर या नेता? देखिए, अगर लूट रहा है नहीं लो, इसके पास मेरे पास तो कोई डेटा है नहीं कि जिसमें मैं बोल दूं कौन लूट रहा है। हाँ। लेकिन जिस तरह से अभी एक केस देखा है रिसेंटली जो कि चल रहा है रिशु सिंह का, तो, जी बिल्कुल, तो इससे यही समझ में आ रहा है कि जो अफसरशाही है वो बहुत ज्यादा तरह से इसमें लिप्त है। पुलों का गिरना, अनेकों जगहों पे मर्डर होना, अनेकों जगहों पे अनेकों प्रकार की घटनाएं, यहाँ तक कि डीएम ऑफिस के सामने का रोड धंस जाना, पटना का जो है ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से जो है ध्वस्त हो जाना, अनेकों जगहों पे मेन होल खुला रहना, इसको जो है आप लोग कैसे दुरुस्त करेंगे? आप पे कैसे भरोसा किया जाए? जी बिल्कुल, इसको बताता हूँ मनीष भाई। ये जो चीज है ना, देखिए ये क्या, इसको मैं कहूंगा कि ये पॉलिटिकल सुपरविजन की कमी है। बिहार में दुर्भाग्यवश क्या हो गया है अभी कि राजनीति जो सेट नहीं हो रही है, अभी भी बैलेंस किया जा रहा है, कौन किधर भाग रहा है, कल को कोई फिर से इधर से पलट ना जाए। जातीय जनगणना के बारे में क्या राय है? देखिए, जातीय जनगणना किसी भी तरह का डेटा इकट्ठा करना गलत नहीं है। अब उस डेटा को कैसे यूज करेंगे उससे पता चलेगा कि आपकी मंशा क्या थी। तो जनगणना करना कभी तो जातीय जनगणना तो बिहार में 2023 में हो गया था जी, ये 2025 चल रहा है। यही बात है। ये 2 साल के बीच में एससी एसटी ओबीसी समाज में जो है जो अति पिछड़ा वर्ग है, उन लोगों को क्या क्या फायदा हुआ? ये देखिए, कुछ फायदा नहीं हुआ, किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। वो रिपोर्ट कहाँ है वो भी नहीं पता है। जो मोटा मोटा करके थोड़ा ऊपर से छोड़ दिया गया वहां पे सगुफा बना के कि उसको लेके आप लड़ते भिड़ते रहिए और उस पे आप राजनीतिक चर्चाएं करते। कहाँ से पैसा आता है आपके पार्टी में? देखिए, तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो देखिए इसकी कितनी सच्चाई है? आरोप लगाने की बात नहीं है, ये प्रश्न सारे बाकी पार्टियों से भी पूछना चाहिए कि आपके पास भी कहां से आता है। सिर्फ जनसुराज से ही पूछेंगे तो ये थोड़ा सा बेमानी लगता है। तो ऐसा नहीं है, सारी पार्टियां और जनसुराज से बड़ी पार्टियां हैं, उनके खर्चे जनसुराज से भी ज्यादा है, तो कभी उनसे भी प्रश्न। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप? 243। बी टीम बन के, ए टीम बन के, या सी डी ई एफ जी? देखिए, जनसुराज जो है वो बिहार की ए टीम है, बिहार की ए टीम बन के लड़ना चाहती है और आई एम श्योर कि एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। अच्छा, इस देश का सबसे अच्छा पार्टी कौन सा है? देखिए, देश पे जाएंगे आप सबसे अच्छा पार्टी, तो ये तो बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो सबसे कारगर पार्टी वो बीजेपी है। आप मानते हैं? भैया, हम तो बीजेपी के लिए नौकरी छोड़ के आए, तो नहीं मानते तो छोड़ कैसे देते? बताइए। मतलब इतना खुल के आप बोल रहे हैं एनकाउंटर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वो सारी चीजें जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सारे सवालों के बारे में, और आप जनस्वराज के हैं, और अक्सर लोग जो है मुझे बीजेपी का कहते हैं, उसके बावजूद जो है आप यहाँ पे बैठे हैं और मैं वो सारे सवालों को जो है पूछ रहा हूँ आपसे, जो आपसे पूछना चाहिए ईमानदारी पूर्वक, जो भी सवाल पूछना चाहिए पूछ रहा हूँ, और आप मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। अंदर गुस्सा नहीं ना? एकदम सच। देखिए, जब आदमी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करता तो सच बोलता है। सुनिए ना, बता सकते हैं, कोई सवाल वाल कट करना होगा तो कट करवाओ। नहीं, कुछ नहीं कट करना, एकदम जैसा है वैसे चलाइए। जैसा है एकदम वैसे चलाइए, ओरिजिनल चीज जाना चाहिए। लोगों में मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये लोगों ने साठ गाट करके कुछ बनाया है। जो है खुल के पूछिए, मैं खुल के, मैं तो आपको बोल रहा था कि अब आपको जो लगे सबसे गंदा सवाल है, सबसे खतरनाक, वो हमसे पूछिए, है ना, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। नहीं तो नॉर्मल देके बस अच्छा दिखना, अच्छा बोलना। अच्छा, इस चुनाव में अगर जनस्वराज पूरी तरीके से हार जाती है तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो और मेहनत करेंगे, क्यों हारे, कहाँ से हारे, क्या कारण थे, उस पर काम करा जाएगा, और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तो होगा, है ना, उस एक्सपीरियंस में सीट जीतने का उम्मीद लगाए। देखिए, 243 में प्रशांत जी का कहना है, हमें नहीं पता, क्योंकि अब देखिए वो मतलब उनकी विद्वता जो राजनीति लेके है, तो वो तो कह रहे थे भाई 130-35 सीट भी आता है तो हम उसको अपना निजी हार मानेंगे। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 150 प्लस आप लोग मान के, मतलब 130-35 के नीचे तो नहीं जाएगा, 30 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, ये मान के ही मेहनत किया जा रहा है। ये मान के मेहनत हो रहा है, जो भी मेहनत हो रहा है, ये मान के चला कि 130 जो है, अब जिसमें प्रशांत जी खुद अपना हार मानेंगे बोले हैं, हाँ, तो मतलब उसके नीचे तो आप नहीं ना जा सकते, तो 130 को बेस मान के आगे मेहनत किया। एजेंडा क्या है आप लोगों का? देखिए, 5 चीजें बोलते हैं, है ना, कि जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। उसमें बच्चों की मतलब है ना, वैश्विक लेवल की एक शिक्षा की बात है, उसके बाद युवाओं का पलायन रोक के उनकी रोजगार की बात है, उसके बाद जो बुजुर्ग है उनको 2000 रुपए पेंशन देने की बात है, जो महिलाएं
उनके सशक्तिकरण के लिए उनको सस्ते ब्याज दर पे ऋण देके उनको स्वावलंबी बनाने की बात है, और किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरह से नगदी खेती की तरफ उनको ले जाके किसानी से सिर्फ खाने की खेती ना करके कमाने की खेती बन जाए, ये पांचवा स्तंभ है। एक और आरोप लगता है आप लोगों के पार्टी पे, आप जो है सिर्फ पैसे वाले को और फेमस लोगों को जो है अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। कुछ नेता जिनके ऊपर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और भी गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें भी जो है आप लोगों ने पार्टी में शामिल कर लिया। देखिए, इसमें ऐसा मनीष जी कि लोग जब अभी एक पार्टी खोलते हैं ना, आप एक कोई भी काम खोलते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। और राजनीति में क्या होता है, मैं बहुत ही परिपक्व नहीं हूँ लेकिन लास्ट 1 साल में जो सीखा हूँ कि आप राजनीति में लोग जो आते हैं आपको उनको जोड़ना है। आप किसी को बता रहा हूँ या भ्रष्टाचारी बताता हूँ, हाँ, उसको आप भगाने का काम नहीं कर सकते हैं। अब जोड़ के उसको किस स्थान पे आप रखते हैं, उसी पे आपके चरित्र का आकलन किया जा सकता है। आप इस फ्लो को रोक नहीं सकते। पब्लिक लाइफ में कौन जुड़ना चाहता है, आप कैसे रोक? भाजपा में भी देख लीजिए, आप बाकी कांग्रेस में, राजद में, तो फिर आप लोग अलग कैसे हुए? नहीं, यही बात बता रहे कि अब देखिएगा आप कि अगर सरकार बनती है जनसुराज की तो ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हैं कि नहीं, जिन लोगों पे जो है बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हैं उन लोगों को जो है आप लोग टिकट देके विधायक बना देंगे और फिर बाद में बोलेंगे हमने तो मंत्री नहीं बनाए। नहीं, इसको देखने की जरूरत है कि उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं। आप देख लीजिए, थोड़ा सा वेट करते हुए तो टिकट नहीं बैठा है, उसको वेट करके देखते हैं। कहां से लड़ेंगे आनंद मिश्रा? नहीं, आनंद मिश्रा नहीं लड़ेंगे। हम 243 सीट पे मेहनत करना चाहेंगे। एकदम क्लियर है, एकदम साफ बता रहा हूँ। मेरा लड़ने का कोई प्रशांत किशोर जी कहां से लड़ेंगे? उनका भी मुझे नहीं लगता कि उनको लड़ना चाहिए, लेकिन अब पार्टी है, पार्टी अगर कुछ फैसला लेती है उनके लिए भी मेरे लिए भी तो वो अलग बात है। लेकिन पर्सनली मैं लड़ना नहीं चाहता और प्रशांत किशोर जी भी शायद पर्सनली तो लड़ना नहीं चाहते क्योंकि पूरी व्यवस्था उन्हीं को देखना है। वो एक चुनाव लड़ने लगेंगे तो सारा फोकस एक सीट पे चला जाएगा। गांधी जी गुजरात के, मोदी जी गुजरात के, अमित शाह गुजरात के, जो बैनर पे आप लोगों के गांधी जी है जो मुस्कुराते हुए दिखते हैं, कोई महापुरुष बिहार का नहीं दिखा आप लोगों को? क्योंकि बिहार से शुरुआत कर, और देखिए महापुरुषों का तुलना नहीं करना चाहिए, मैं टू बी फ्रैंक कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी जो है मतलब कि गांधी जी को और भी बहुत सारी चीजें, चलिए इस पर डीपली मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो है इसको कंट्रोवर्शियल सवाल मान लेंगे। लेकिन उस बैनर पे बिहार का कोई महापुरुष अगर होता, अगर गांधी जी के जगह पे या गांधी जी के साथ, तो थोड़ा सा बिहारी अस्मिता जो है और अच्छा लगता, तो नहीं मिला क्या कोई? ऐसा मनीष जी कि मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से आप किसी भी पार्टी का इतिहास देखेंगे, कांग्रेस का, बीजेपी का, तो सिंबल्स और जो लोगों का उनमें किन लोगों का पोस्टर पे वो इवॉल्व हुआ है एक के बाद एक। तो अभी शुरुआती दौर है, अभी कुछ महीने हुए हैं। 4 सीट पहले देखिए, पहले गांधी जी से शुरू हुए थे, फिर अंबेडकर जी को जुड़ा गया है ना। तो ऐसे और भी डेफिनेटली आई एम श्योर कि जितने हमारे मतलब कार्यकर्ता के साथ साथ जो है महापुरुषों को भी धीरे धीरे आप लोग जोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं, सबके अपने मन की जो संवेदनाएं हैं जिसको लेके लोग व्यक्त करते हैं, तो उन संवेदनाओं को आप रिस्पेक्ट करते हुए कि अगर लगता है इनकी भी तस्वीर हमारे साथ होनी चाहिए तो उनको जरूर जोड़ा जाएगा। तो इसमें कोई ये नहीं कि एक बार जो जुड़ गया वही रह जाएंगे और आगे नहीं जुड़े। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार का स्वर्णिम युग आजादी के बाद कब से कब तक का था? देखिए, फ्रैंकली बताऊं मनीष भाई, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी तक स्वर्णिम युग बिहार का आया नहीं। अभी तक आप किसी को कहते हैं स्वर्णिम तो मुझे लगता है हम स्टैंडर्ड बहुत लो कर देंगे। तो बिहार जिस स्थिति में, आजादी के बाद श्री कृष्ण सिंह जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में बिहार का विकास दर नंबर 1 पे था, खुशहाली के मामले में जो है बिहार नंबर 1 था, और जीडीपी के मामले में बिहार जो है नंबर 2 या नंबर 3 पे था। तब तो हम लोग राजा अशोक की बात करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, स्वर्णिम युग जो होता है वो आपके कंटेम्पररी टाइम पे देखिए, आप जब से पैदा हुए हैं, जब से आप देख रहे हैं और आने वाले टाइम में उसको, क्योंकि आप तब भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम कंपैरिजन फिर एक नंबर, अगर हम अपना जीडीपी भी, अपना मतलब स्टेट जीडीपी भी देख रहे हैं उस टाइम में, या जो भी हम अपना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो वो जब हम देखते हैं बिहार में कंपेयर, तो बिहार ये पूरे देश में, तो पूरा देश ही तब नीचे था। एजुकेशन के मामले में जो है बिहार कहाँ है? बहुत नीचे है। अब क्या कहा जाए, एजुकेशन के मामले में बिहार, हम बताएं तो बिहार दिल्ली में है, बिहार बंबई में है, बिहार इलाहाबाद में एजुकेशन के मामले में, बिहार कोटा में है एजुकेशन के मामले में, और कुछ बिहार पटना में है एजुकेशन के मामले में। बाकी बिहार अपने गांव में नहीं है एजुकेशन के मामले नहीं है, बिल्कुल नहीं।
हेल्थ तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, अभी रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छे मित्र हमारे हैं, बहुत बड़े अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके पिताजी तड़प के मर गए गांव में, बक्सर में बता रहा हूँ, है ना, वो पहुंच नहीं पाए अपनी जगह तक। मतलब अब इनके बक्सर के हैं, आरा बक्सर में जाम लगता है, भयानक जाम लगता है, कौन है दोषी? दोषी यहाँ का देखिए दो तरह के दोषी है। एक तो सबसे बड़ा दोषी बोला जाए या कमी बोला जाए वो प्रशासन में। मैं खुद पुलिस अधिकारी रहा था, मैं आज भी कहता हूँ आपको, ठोक के बताता हूँ मेरे को कि अगर 1 महीना का मुझे टाइम दिया मैं पूरा जाम क्लियर करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए घुसखोरी बंद होना जरूरी है। जो पैसा कलेक्शन होता है ट्रकों से वो बंद होना होता है, 100% होता है, आंखों से देखा हुआ है, आंखों से देखा। बिल्कुल। तो चीप लगता मुझे कि वो रिकॉर्डिंग करके हम किसी को भेजे। अब ये चीप लगता मुझे कि ये रिकॉर्डिंग, क्या किसी को पता नहीं है जो मैं रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा तो पता नहीं है? सबको पता है। अभी देखिए बलिया में जो एसपी सस्पेंड हो गया, दुर्भाग्यवश है ना, कि जो घटना, कहानी तो बक्सर आरा और बक्सर से शुरू हुआ, यहाँ से खेला हो रहा है, वहां पे एक्शन और यहाँ पे एक्शन हुआ, और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। योगी जी कैसे लगते हैं? शानदार, नंबर 1 एकदम, ऐसे ठोक के करना है, मतलब है ना, एक सीएम हो तो ऐसा ठोक के सीएम होना चाहिए। आनंद मिश्रा पे आरएसएस का लेवल लग जाएगा भाई साहब। मैं बाल स्वयं सेवक हूँ, मैं आरएसएस का डीएनए है मेरा। लेवल क्या लगना है, मैं तो सब जगह बोलता हूँ, मैं तो आरएसएस का डीएनए ही मेरा है ना। मैं तो बचपन से ही मतलब शाखाओं में पला पड़ा हूँ, उसमें उसका एक अंग रहा हूँ। मेरे मित्र साथी, मेरे अपने दोस्त हैं जो कि फुल टाइमर हैं, प्रचारक हैं। तो इसमें डीएनए आई मीन इसमें लोगो लगना या उसका कुछ ब्लेम होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ मनीष भाई, मैं नौकरी छोड़ के क्यों आए थे सोचिएगा, भाजपा के लिए आया था ना। तो कैसे मैं इस बात को क्यों नकार दूं भाई कि भाजपा खराब है, चाहे भाजपा हो, मैं क्यों नकारूं? मैं जिसके लिए नौकरी छोड़ के आया हूँ, जिस संगठन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो उसके लिए तो मैं हमेशा ही अच्छा बोलूंगा, है ना। तो इसमें योगी जी हैं अच्छे तो अच्छे हैं, पार्टी कार्रवाई कर देगा आपके ऊपर। नहीं देखिए ये मैं हाँ ये जरूर, अगर आप मेरा इंडिपेंडेंस, मेरा जमीर तोड़ेंगे तो आप कर लीजिए कार्रवाई, आई डोंट माइंड। जमीर से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करूंगा, नहीं ये नहीं होगा। ऐसा लग रहा है आनंद मिश्रा खुन्नस में है। खुन्नस में नहीं है, बिल्कुल खुन्नस में नहीं है, लेकिन जमीर पे, हाँ अपने जमीर से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये जरूर है कि जनसुराज मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे सिखा रहा है, राजनीति सिखा रहा है ना, इसका मैं सदैव आभारी रहूंगा, है ना। आभारी हूँ। एसएसपी को जो है जनसुराज राजनीति सिखा, बिल्कुल सिखा रहा है, बिल्कुल, है ना। प्रशांत जी से जितना मैंने सीखा है राजनीति और राजनीतिक चीजों को, संगठन को, जो एक स्ट्रक्चर्स बनाना। प्रशांत किशोर जी पे हिटलर शाही का आरोप लगता है, वो 1 मैन आर्मी, अकेले जो सोचते हैं वही इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, सजेशन नहीं लेते हैं। मुझे लगता है कि जो उनके दिमाग में सजेशंस हैं, उससे कोई बेहतर सजेशन दे तो क्यों नहीं लेंगे। मतलब ये बात सही है कि वो सजेशन किसी का नहीं सुनते? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेते हमसे सुनते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, बिल्कुल सुनते हैं। गांधी मैदान का रैली फ्लॉप क्यों हो गया? 10 लाख लोग आने वाले थे उसको, लेकिन जो है हम जो कह रहे हैं, तो इसमें एक सच्चाई वाला पार्ट देखिए जनसुराज का। मैं बताता हूँ कि जनसुराज ने टारगेट किया था 5 लाख लोग, कम से कम 3 लाख लोग आए, उस हिसाब से चेयर बिछे थे। अब लोग उतने नहीं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ही लोग आते हैं। तो फिर ये सच्चाई है जनसुराज का, वो अपने आप को ही कहता कि हाँ मेरा फ्लॉप हो गया। बाकी नेता जो होते हैं, बाकी पार्टी तो उसमें भी चढ़ा नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने ये नहीं बोला था कि फ्लॉप हो गया, प्रशांत किशोर जी ने ये बोला था कि नीतीश कुमार की प्रशासन ने हमारे रैली को फ्लॉप करा दिया। तो जब भी रैली बिहार में फ्लॉप होता है किसी भी नेता का, तो वो लोग जो है वो किसी और पे आरोप लगा देते हैं, कोई कारण ढूंढ लाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको फ्लॉप हुआ, सही हुआ, वो जनता के सामने 4 का 4 सीट क्यों हार गए सेमीफाइनल? नहीं वो देखिए तब तो पार्टी एकदम शुरुआत हुई थी, संगठन भी जगह पे नहीं था वहां पे, काहे लड़ गए आप उस तरफ? नहीं क्योंकि पार्टी बनी, चुनाव कैसे नहीं लड़ेंगे? तो आप लोग जो है 2025 में चुनाव लड़ते हैं, 4 पटक खा के ही, मतलब अब उतरे हैं, जब कुश्ती में उतरता है तो या तो पटकता है या पटकाता है ना। तो ठीक है, पटकाए हैं, पटका के सीखे हैं भैया कि पिच कैसे होता है, हो सकता है आने वाले चुनाव में पटकेंगे। अच्छा, आप लोगों का कोर वोटर जो है वो कौन सा है? देखिए कोर वोटर तो बिहारी है, हम बता रहे हैं। हर आदमी जो खुद को बिहारी मानता है, तब तो नीतीश कुमार जी भी आपको वोट कर देंगे। बिल्कुल करना चाहिए, नीतीश जी को भी वोट करना चाहिए जनसुराज के लिए, ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना और वो कहेंगे कि आप लोग जो है नीतीश जी को वोट करें, जदयू को वोट करें, क्योंकि प्रशांत किशोर जी राजनीति की शुरुआत जो है उन्हीं के साथ से जो है किए थे। ये मतलब मजाक अलग एक तरफ, लेकिन फैक्ट देखा जाए तो जनसुराज जो टारगेट, जो जनसुराज का जो कोर वोटर अपना मानता है, वो हर उस आदमी को मानता है जो इस सिस्टम से प्रताड़ित है। हम व्यवस्था सुधारने की बात नहीं करते, व्यवस्था बदलने की बात करते हैं। तो हर आदमी जो अपने को प्रताड़ित समझता है इस सिस्टम से, हर आदमी जिसको लगता है कि अवसर मिलना चाहिए सही लोगों को आगे बढ़ने का, वो जनसुराज के साथ जुड़ेगा और जनसुराज को वोट करेगा। नीतीश कुमार के द्वारा किया गया 5 अच्छा काम बताइए। देखिए अब
काम तो बहुत है, मैं आपको क्या काम बताऊं। अब बिजली का बेहतरी हो गया उनके आने के बाद, डेफिनेटली सड़क भी बेहतर हो गई, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो बहुत ही बदतर था उससे मत सुधार आ गया है उनके आने के बाद। चौथा कि उसके अलावा जो बाकी सरकारी बाकी जितने अंग प्रत्यंग है सब में थोड़ा एक्टिविटी बढ़ा है डेफिनेटली। और बिहार कहीं ना कहीं अब जिस तरह से बिहार को मतलब एकदम पूरी तरह से खत्म देखा जा रहा था लालू जी के रेजिम में, वो कम से कम नीतीश जी के रेजिम में उससे बेहतर हुआ। तो ये 5 काम आप देख सकते हैं मोटा मोटा जो कि बिहार में बेहतरी हुआ नीतीश जी। तेजस्वी को किस रूप में देखते हैं? नहीं, तेजस्वी जी में देखिए कोई विजन वगैरह है नहीं। हाँ, मैं वो एक ऐसे आदमी जिनमें मैं इंस्पायर्ड नहीं होता हूँ। यंग आदमी है, आई मीन, बट द वे इवन ही स्पीक्स, जो बात भी कहते हैं, कन्विक्शन नहीं है ना। और उनमें होता है ना कि भरोसा जो है जीरो दिखता है। चिराग पासवान को, चिराग जी ठीक है, स्मार्ट आदमी है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, और बाकी डेफिनेटली आई एम श्योर कि अच्छा कर रहे हैं और शायद अच्छा करेंगे आगे। परिवारवाद पे अगर बात किया जाए तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, ये जो है परिवार जो है बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार जी। तो परिवारवाद राजनीति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, परिवारवाद नहीं, लेकिन एक चीज समझने की बात है। हाँ, मैं परिवारवाद को कैसे समझे, जिसको मोदी जी ने बहुत अच्छा समझाया था कि भाई अगर आपके बच्चे में कमजोरी है, वो काबिल नहीं है, फिर भी आप प्रमोट कर रहे हैं, जो लालू जी के परिवार में हो रहा है, उसको परिवारवाद आप कह सकते हैं। लेकिन अगर एक आपके घर में 30 तरह लड़का पैदा हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप जनसुराज के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं या सबके हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कहिए कि मैं किसका हूं। मैं आपको एक समझाने के लिए समझा रहा हूं कि परिवारवाद क्या होता है कि एक डॉक्टर का बेटे का डॉक्टर बनना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि वो घर में माहौल दिखता है। लेकिन अगर इतना माहौल में डॉक्टर साहब है, उनका इतना अच्छा मतलब उपलब्धि है, घर में ऐशो आराम है, और बेटा उस ऐशो आराम में बर्बाद हो गया और डॉक्टर नहीं बना, फिर उसको आप पैसे देके घूस देके डॉक्टर बना रहे, तो गलत है। लेकिन उसमें क्वालिटी है, बचपन से ही अगर वो डॉक्टर बनने की काबिलियत दिखाता है और वो डॉक्टर बनता है, तो क्यों आप उसको रोकेंगे? वो परिवारवाद थोड़ी है डॉक्टर बनना। वैसे ही एक्टर्स में देख लीजिए, बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं जिनके बच्चे अच्छे एक्टर हैं, और बहुत सारे जो फ्लॉप है, जिनको जबरदस्ती। तो परिवारवाद में भी जिनको ठेला जाएगा ना मनीष भाई, मैं बताता हूं, वो सफल नहीं होगा। आप खेल के कितना आगे तक ले जाएंगे, वो अपनी क्वालिटी नहीं है तो गिरना है उसका निश्चित है। तो आप जैसे लोग हैं जो कि मजबूती से एक समाज में काम करते हैं, आप जैसे लोग उभरेंगे, और आप देखिएगा कि जो अच्छे लड़के हैं जो समाज में, उनकी जगह आप सूरज को कब तक आप ढक सकते हैं, अपने आंख पे आप बंद कर सकते हैं, सूरज गायब नहीं होगा उससे, है ना, और वो चमकेगा। परिवारवाद जो है वो खुद वो ना एक मतलब सेल्फ डिफीटिंग मैकेनिज्म है, वो खुद में ही खत्म हो जाएगा। बस इसको लेके ज्यादा मुझे नहीं लगता लोगों को चिंता करना चाहिए, अपनी मेरिट पे काम करना चाहिए और अपने मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अगर सवाल ना किया जाए जी बक्सर के आईपीएस आनंद मिश्रा से, तो ये इंटरव्यू जो है अधूरा रह जाएगा। हालांकि आपसे जितना भी सवाल किया जाए, वो सारे सवालों का जवाब जो है आप सटीक तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक सवाल पे जो है आप भागे, वो जो है सीमांचल, जहाँ पे जो है समस्याएं जो है अब धीरे धीरे बंगाल की तरह उत्पन्न हो रही है। उसके अलावा सारे सवालों का भी बोल दो, अगर सरकार में आती है जनसुराज, तब आप क्वेश्चन पूछेगा कि क्या स्टैंड लेता है। अभी है ही नहीं सरकार में, तो अभी ऐसे हल्ला करके क्या फायदा होगा? लेकिन अभी है नहीं सरकार में, तो शिक्षा में क्या करना है बता रहे हैं, स्वास्थ्य पे क्या करना है बता रहे हैं, लेकिन वहां पे लव जिहाद और सीमांचल वाले मुद्दे पे बोल रहे हैं कि सरकार में आ जाएंगे तब करेंगे। चलिए ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस लेवल पे देखते हैं? अभी बहुत ही प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब जो अब हिंदी इसका ऐसा पर्यायवाची क्या शब्द होगा आप निकालिएगा, प्रिमिटिव है। मतलब कि पहली बार जैसे आपने ऑटो ट्यूनिंग की बात की, यही है भोजपुरी इंडस्ट्री। आप ऑटो ट्यून क्यों, मतलब आप में टैलेंट नहीं है, आप ऑटो ट्यून में इंडस्ट्री चला रहे हैं। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई टैलेंटेड नहीं, जो ऑटो ट्यून कर रहा है उसमें टैलेंट की कमी है पक्का। ये मैं कहूंगा। खेसारी और पवन सिंह में अच्छा कौन है? नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, उनके कुछ गाने अच्छे हैं, उनके कुछ गाने अच्छे, उनके कुछ गाने भद्दे हैं, उनके कुछ गाने भद्दे हैं। तो दोनों जन के अश्लीलता का आरोप भोजपुरी इंडस्ट्री पे अक्सर लगता है, लेकिन इससे ज्यादा अश्लील गाने जो है हिंदी में और दूसरे इंडस्ट्री में बनते हैं। लेकिन आरोप जो है भोजपुरी इंडस्ट्री पे खूब लगता है, क्योंकि तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? भोजपुरी में ज्यादा गाने जो है वो अश्लीलता है ज्यादा, बहुत कम। अभी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां जो है आती है और वो अपना एमएमएस वायरल कराती है, और उसके बाद से जो है उससे जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ बिहार का भी छवि खराब होता है। लेकिन प्रशासन वैसी लड़कियों पे आज तक कार्रवाई नहीं किया है जो बिहार के छवि को खराब कर रही है, खुद एमएमएस वायरल कराती है। और अगर मान लीजिए कि उसका एमएमएस किसी ने वायरल किया तो वो एफआईआर क्यों नहीं की? तो ऐसे एक कलाकार नहीं है, ऐसे एक लिस्ट है
बहुत बड़े बड़े कलाकारों का लिस्ट है, और उससे जो है पूरी तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम होता है, और उसके बाद से भोजपुरी समाज बदनाम होता है, और उसके आड़ में जो है बिहार भी बदनाम होता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है प्रशासन को क्या कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को क्या कार्रवाई? देखिए बिल्कुल कार्यवाही करनी चाहिए। अगर उसमें जो है नीतीश कुमार की भी बदनामी है, बिल्कुल उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पक्ष और जो दो डिप्टी सीएम है या जो मिनिस्टर है उनकी भी बदनामी है, और तेजस्वी की भी बदनामी है, आपकी भी बदनामी है, और हमारी भी बदनामी है, सबकी बदनामी। सही बात। बिल्कुल इस पे देखिए सरकार को इस पे उचित कार्यवाही करनी चाहिए दो तरीके से। पहले मुझे लगता है एक बार सोशल काउंसलिंग होनी चाहिए, ऐसे जो लोग भी है उनका बुला के, जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन बुला के कड़े तरीके से समझा दे। सोशल काउंसलिंग, एक सोशल काउंसलिंग की जरूरत है। सोशल काउंसलिंग होता क्या है वो तो ये सब जानता नहीं है जी भाई, दुर्भाग्य है। हाँ। तो हमारा जो प्रशासन है मनीष भाई, इसको बहुत तरीके से रिफाइन करने की जरूरत है। मैं देखा वो IAS IPS सब हम एक ही जगह पर ट्रेनिंग करके आते हैं, यहाँ कुछ अलग तरीके से क्यों ये बिहेव करते हैं मुझे भी समझ में नहीं आता है ना। तो शायद एक सरकार, मैं फिर से बताऊंगा कि हमारी सरकार जो है वो राजनीतिक तौर पे ठोस तौर पे मतलब स्थापित नहीं है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगा इन सब चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा। यहाँ रेगुलर है रे भाई, कोई एमएलए भाग तो नहीं गया, कहीं सरकार पलट तो नहीं गया, रोज इसी पे जब खींचातानी चल रहा होता है तो आप कैसे ध्यान देंगे? तो यहाँ जो अफसरशाही है उसको मौका मिल जाता है अपने हिसाब से काम करने में, और ये जो मजबूत इश्यूज हैं जिसपे की ध्यान देने की जरूरत है इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। इंटरव्यू के दौरान एक सवाल जो है अधूरा रह गया था, और शायद से जवाब भी अधूरा रह गया था। पाकिस्तान का इलाज क्या है? पाकिस्तान का इलाज एकदम अखंड भारत का जो सपना है उसको पूरा करना है। जो इस दीवार के पीछे जो आपने लगाया है, मैंने पहले आते ही कहा कि आई जस्ट लव्ड इट। वो आपका जो इमेज आपने लगाया अखंड भारत, लव्ड इट, यस, कि अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा कर दीजिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक वेपन है, वो भारत का हो जाएगा। हाँ, क्या है तो भारत का हो जाएगा एटॉमिक वेपन। क्या अब इसको किस लेवल पे कैसे करना है उस पे काम करना है। आप उनसे बात के लिए समझाइए कि भाई साहब आपसे देश तो चल नहीं रहा, अपन नेसेसरी परेशान है, आपसे ज्यादा मुस्लिम तो हमारे पास है, आप किस बात का पाकिस्तान बना के बैठे हैं, है ना। तो इससे अच्छा है आपको 4 या 5 जितने भी राज्यों में बंटना है हम आपको बांट देते हैं, आपकी इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, आपके लोग खुश। पहलगाम में जब हिंदुओं पे हमला हुआ धर्म पूछ के, और उनकी बीवियों को छोड़ दिया गया और बोला गया जाके मोदी से बता देना जी, तो सोशल मीडिया पे एक मैसेज सर्कुलेट होने लगा कि सबसे ज्यादा सुरक्षित मुस्लिम जो है भारत में है, और हिंदू जो है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में वर्तमान समय में 10% हिंदू है, बिल्कुल 10%। देखिए पहला आतंकी, तो आतंकी बोलेंगे अब सिकंदर को, तो अब आतंकी बोल लीजिए। हाँ, तो लेकिन सब पहले का देखिए, आतंकी वो है जो किसी एक पर्टिकुलर मोटिव से आपको डराना चाहता है, आपकी व्यवस्था खराब करना चाहता है। अब सिकंदर की बात कर ले, चाहे जो लाइन से जो आए वो, उनको आतंकी, वो सब अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। हर आदमी चाह रहा था बढ़े। अब हिंदुस्तान एज ए कंट्री, हम लोग का ये अच्छा भी और बुरा भी है, हम सेटिस्फाइड रहते हैं। हाँ भाई, जितने में है उतने में खुश हैं। यही कारण है आप जो हिंदुओं का हमारा देखेंगे, हमारी दिक्कत यही है कि हम जरूरत से ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। जो अग्रेसिव वाली बात है ना, कि अपने हक के लिए लड़ना, वो नहीं हम दिखा पाते हैं। और इसी कारण से क्या होता है, हम आतंक के शिकार होते हैं। हम आतंक नहीं कर सकते, हम आतंक मतलब हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, कर नहीं सकता। ये हमारा फिर वही बात डीएनए में नहीं है। हाँ, डीएनए में नहीं। ये हमारा मतलब इतिहास ही हमें ऐसा बना दिया है कि हम है ना वसुदेव कुटुंबकम लेके चलते हैं, हम सबको अपनाने वाले हैं। हम आतंकी आता है, देखिए अभी 2 मिनट पहले मैं ही पाकिस्तान को अपनाने की बात कर रहा था कि कहा वो बेचारे तुम परेशान हो रहे हो, तुम भारत के हिस्से बन जाओ। अपने 5 स्टेट में आपके लोग दुखी हैं, उनको भी हम हमारी तरफ से भारतवर्ष उसका ख्याल रख लेगा, और जो फेल्ड स्टेट है कम से कम भारत का सहारा मिल जाएगा। वर्तमान में आप लोग जो है विपक्ष में हैं,
अगर देखा जाए तो। हालांकि आपका कोई विधायक या सांसद जो है प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा या लोकसभा में नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार के परिदृश्य में भी देखा जाए तो विपक्ष में। आरएसएस को आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत हाई स्टीम में रखता हूँ आरएसएस को, क्योंकि मेरा बचपन में तो मेरा जो बेसिक मेरे संस्कार जो बने हैं वो संघ के शाखा में बने हैं, तो मैं तो अपना गुरुकुल मानता हूँ संघ को। तो इसमें तो मैं पर्सनली बहुत ही हाई स्टीम में रखता हूँ। बहुत सारे लोग जो है आरएसएस पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कहते हैं कि ये जो है हिंदू मुस्लिम कराता है, ये सारी चीजें। संघ को बहुत लोग इतिहास में भी देखते हैं कि जब ऐसा हो रहा था तो संघ क्या कर रहा था, संघ किसका साथ दे रहा था, ये सब बहुत सारे प्रश्न है। इवन जो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में आप आरएसएस के रोल को लेके लोग क्वेश्चंस उठाते हैं, जो इसके वो इसलिए उठाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू संघ के विरोधी थे और इतिहास जब लिखा जा रहा था तो उन्होंने संघ का इतिहास लिखवाया है। मैं संघ के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं बताता हूँ। जो लोग करते हैं वो इतिहास को बहुत छोटे पार्ट में देखते हैं, है ना, वो इस पार्ट को भूल जाते हैं कि जब संघ एक स्टैंड ले रहा था तो वो भारतवर्ष के लिए ले रहा था, वो हिंदू राष्ट्र के लिए ले रहा था, वो हिंदू राष्ट्र कैसे प्रोटेक्ट और प्रमोट हो उस पे उसका ध्यान था। और हम सिर्फ छोटा पॉलिटिकल डिस्कशन में उसके रोल को समझने को मापने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसीलिए संघ को वही समझ पाएगा जो संघ के अंदर है, जो जानता है, उस संघ की जो विचारधारा उसको जीता और रोज के जीवन में, वही संघ को समझ पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन में संघ एक ऐसा नेटवर्क है, एक वेब है जो पूरे भारतवर्ष को बांध रखने की अगर जमीनी स्तर पे किसी की क्षमता है तो वो संघ की है। चलिए, इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि संघ के अंदर वो क्षमता है जो जमीनी स्तर पे जो है पूरे भारत को बांध के रख सकता है। अखंड भारत का कल्पना जो है, जो हमारे दिलों में है, हमारे मन मस्तिष्क में है, उसे साकार करने का अगर किसी के पास कोई प्लान है, कोई हिम्मत और हौसला है तो वो संघ के पास है। बाकी आनंद मिश्रा जी का ये साक्षात्कार आप लोगों को कैसा लगा? इन्होंने वो सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जो मैंने पूछा, और हाँ, अगर इनसे कोई सवाल छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगला वीडियो में जो है मैं इनसे जो है वो सारे सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। बाकी हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत धन्यवाद आपका मनीष भाई का, आपके, और आप मनीष भाई के साथ बने रहिए और सपोर्ट करिए। भाई ने हमेशा बिहार की बात उठाई है, मुद्दों की बात उठाई है, और किसी भी तरह के विचारधारा से या किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ के नहीं, जेन्युइन जो बिहार के मुद्दे उनको उठाया। तो ऐसे हमारे भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा पूरी तरह से सपोर्ट रहता है मनीष भाई के लिए, और आप बातों को ऐसी बेबाकी से उठाते रहिए और बिहार का नाम रोशन करते रहिए। चलिए, जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पे हमारे परिवार से 50 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं। फॉलो बटन पे क्लिक करके आप भी जो है इस परिवार से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे परिवार से जो है 90 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जो है आप भी हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।